इस सेशन की शुरुआत में मैं एक आप सभी को एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद हम सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो वॉइस चेक कीजिएगा सर। यस सर। भारत को विरोधाभासों का देश कहा जाता है और इसके कई कारण भी हैं, और ऐसा ही एक विरोधाभास है भारत के लोगों का स्वास्थ्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के ग्रामीण इलाकों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या के मामले में भारत कई अफ्रीकी देशों से भी आगे निकल गया है। आज हम भारतीयों की से जुड़े इसी विरोधाभास का एक विश्लेषण करेंगे। ये डीएनए टेस्ट हमने ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का अध्ययन करके तैयार किया है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट से हासिल किए गए नए आंकड़ों के मुताबिक भारत के 38.7% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, यानी इन बच्चों को शारीरिक विकास के लिए जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि घाना और टोगो जैसे अफ्रीकी देशों के बच्चे भी भारतीय बच्चों से ज्यादा सेहतमंद हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को सही पोषण देने के मामले में भारत को टोगो और घाना जैसे देशों से आगे निकलने में अभी 15 वर्ष और लग जाएंगे, जबकि इस मामले में चीन की बराबरी करने के लिए भारत को वर्ष 2055 तक का इंतजार करना होगा। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के नए आंकड़ों के मुताबिक बच्चों को पोषण देने के मामले में हमारा देश भारत 134 देशों में 114वें नंबर पर है। इस सूची में अफ्रीकी देश घाना की रैंकिंग 52 और दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल टोगो की रैंकिंग 80 है, जबकि चीन भारत से 106 रैंक ऊपर 26वें नंबर पर है। पूरी दुनिया में कुपोषण के शिकार बच्चों का प्रतिशत 23.8 है, यानी भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। अब हम आपको इस खबर के सबसे बड़े विरोधाभास के बारे में बताते हैं। एक तरफ भारत में करीब 39% बच्चे कुपोषित हैं, तो दूसरी तरफ भारत की ग्रामीण आबादी में मोटापे का शिकार होने वाले लोगों की संख्या पहले के मुकाबले 8 गुना ज्यादा हो गई है। ग्रामीण आबादी में मोटापे की बीमारी पिछले 14 वर्षों में बढ़ी है, जबकि शहरों में 20 वर्षों के दौरान दुगने लोग मोटापे का शिकार हुए हैं। ये आंकड़े साबित करते हैं कि मोटापा सिर्फ शहरी लोगों को ही अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि अब गांव के लोग भी मोटापे और इससे जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में जिन परिवारों का कोई ना कोई सदस्य दिल की बीमारी से पीड़ित है, उन परिवारों की 30% आमदनी बीमारी के इलाज में खर्च हो जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दिल से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आने वाला खर्च भी 58% तक बढ़ गया है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत को आगे बढ़ने के लिए जिस तरह से ऊर्जा की जरूरत है, उसी तरह भारत के लोगों को आगे बढ़ने के लिए सही पोषण की जरूरत है। भारत की ऊर्जा जरूरतें तो एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसे समूहों में शामिल होकर पूरी हो जाएंगी, लेकिन भारत के बच्चों को सही पोषण देने के लिए एक और एनएसजी यानी न्यूट्रिशन सप्लायर ग्रुप बनाना होगा, ताकि देश का कोई भी बच्चा भूखा और कुपोषित न हो। भारत के बच्चे भूखे मर रहे हैं, बड़े मोटापे से लड़ रहे हैं। भारत के बच्चों के पास पोषण नहीं है, तो मोटापे से लड़ने का प्रिकॉशन भी भारत के लोगों के काम नहीं आ रहा है। भारत की जनसंख्या में 14 वर्ष तक के बच्चों की संख्या करीब 50 करोड़ है। इन बच्चों को भारत का भविष्य कहा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से करीब 40% बच्चों को ठीक से 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 38.7% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, यानी 0 से 14 वर्ष के 19 करोड़ बच्चे ना तो ठीक से पोषण ले पा रहे हैं और ना ही उनका सही शारीरिक विकास हो पा रहा है। जाहिर है, कुपोषण की बुनियाद पर भविष्य के भारत का मजबूत निर्माण नहीं किया जा सकता। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 10 वर्षों में बच्चों के कुपोषण में काफी कमी आई है, लेकिन अब भी इस मामले में भारतीय बच्चों की स्थिति अफ्रीकी देशों जैसे टोगो और घाना से भी बुरी है। छोटे बच्चों को जरूरी पोषण देने के मामले में भारत 134 देशों की सूची में 100
सर आपका वॉइस म्यूट है। आपने देखा इस वीडियो को, वैसे ये वीडियो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया है, वहां पे आपको ये मिलेगा। 7 मिनट्स का वीडियो है, पूरा देख लीजिए। इन शॉर्ट क्या है, उन्होंने बताया कि न्यूट्रिशन सप्लायर ग्रुप होना चाहिए। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू की है क्या? मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, चलेगा? तो ये बंद हो जाएगा शायद। हाँ, ओके, चलो। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे मैंने वो वीडियो में बताया आपको कि मतलब कुछ गरीब देशों से भी हम पीछे हैं, और वहां पे बताया गया है कि न्यूट्रिशन का सप्लायर का ग्रुप होना चाहिए। मतलब अभी वो न्यूट्रिशन का सप्लाई और इस देश की हालत सुधारने में हम सब का बहुत बड़ा योगदान जरूरी है। तो ये जो हम कर रहे हैं, इतना बड़ा जो न्यूट्रिशन वीक चला रहे, इतना ज्यादा आपको अवेयर कर रहे, रीजन यही है कि ये अभी देश की जरूरत बन चुकी है। तो आप एक देश सेवा करने के लिए रेडी हो रहे हो, और ये जो सेशन है वो उसी हिसाब से सुनिए कि अभी देश को आपकी जरूरत है। आप इसमें से पैसा कमाओगे वो अलग बात है, क्योंकि हर सोशल वर्क में से भी कभी ना कभी बेनिफिट हो जाता है, लेकिन ये बहुत जरूरी हो गया, एक नेशनल कॉज बन गया है। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे जो इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कई लोगों के लाइफ में, उन्हें हम रोकने वाले। तो ये सेशन पूरा उसी तरीके से जाने वाला है, आप बहुत ही इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत जरूरी सेशन है। तो मैं शुरू करता हूँ इसको। कल हमने पार्ट 1 देखा था, आज हम आ रहे हैं पार्ट 2 के ऊपर। Welcome all and welcome to Natural Selling Technique Objection and Objection Handling Part 2। देखो, ये लाइन से हम अभी थोड़ा, सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर है तो ये लाइन बहुत जरूरी है, इस लाइन को आप समझ लीजिए। वी स्टार्ट बिजनेस बिकॉज वी आर मोटिवेटेड, है ना। हर कोई जब यहाँ पे शुरुआत करता है तो वो एक मोटिवेटेड रहता है, मोटिवेशन रहता है उसके अंदर, इसलिए शुरू तो कर देता है। लेकिन जब आप इसमें ग्रो करोगे ना, तो वो आप करोगे बिकॉज ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी ग्रोथ में। अभी थोड़ा सा मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, उसमें शुरुआत करता हूँ इस पहली स्लाइड से कि क्या एजुकेशन जरूरी है। तो पहला जो चीज है वो है न्यूट्रोस्यूटिकल का मार्केट कितना है। हम जो लोगों को दे रहे हैं वो है न्यूट्रोस्यूटिकल, उसका मार्केट कितना है वो थोड़ा समझ लेते हैं। न्यूट्रोस्यूटिकल का मार्केट हर साल, पहली चीज, ये 20% से बढ़ रहा है। इसमें बहुत सारे ब्रांड है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट ये जो बढ़ रहा है ये मोर देन 20% बढ़ रहा है। और अभी इंडिया जो है 2% है ग्लोबल मार्केट का, सिर्फ 2% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रही है। मतलब पूरी वर्ल्ड में जो इंडस्ट्री है जो काफी बड़ी है, इट इज मतलब 6.1 बिलियन है, और इंडिया में जो प्रोजेक्शन आ रहा है, तो हम सिर्फ 2% कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट है वो इतना है। अभी आप सोच सकते हो कितना बड़ा हम इसमें आगे जंप ले सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है न्यूट्रोस्यूटिकल्स का। अगर बिजनेस एंगल से देखेंगे तो भी समझ लो, और हमने देखा भी ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। मतलब 134 देशों में हमारा नंबर अगर 114वां है, तो आप सोच सकते हो कितना हमें आगे और जाना है। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन से और एक लाइन को समझ लेते हैं। दैट इज, ये बिजनेस भले सीनियर ओरिएंटेड है, लेकिन आपका ये बिजनेस सीनियर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए आपको ये ट्रेनिंग की जरूरत है। ये जो ट्रेनिंग होने वाला है, इससे आप जो डिपेंड हो अपने सीनियर की मदद के सिवा आप बिजनेस नहीं कर पाते हो, तो उससे आपको इंडिपेंडेंट करने के लिए ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल है। थोड़ा सा बेसिक्स में जाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर समझाना है तो 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को समझना जरूरी है। उसके सिवा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को समझना शायद एक इनकम्प्लीट स्टेप हो सकता है। तो 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स में जो पहला स्टेप होता है, जैसे मैंने कल आपको होमवर्क में बताया था, आपको लिस्ट बनानी है। और मेरे हिसाब से जो अच्छे स्टूडेंट्स रहेंगे, उन्होंने या इसको अच्छे से सीरियसली सुनने वाले डायरेक्ट सेलर जो रहेंगे पिछले हफ्ते भर से, उन्होंने जरूर लिस्ट बनाई होगी। अभी अगर आपने लिस्ट बनाई है तो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है सामने वाले के नीड का आइडेंटिफिकेशन। वैसे मैंने कल आपको हिंट भी दिया था कि नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। जितनी मैंने हेल्थ प्रॉब्लम्स बताई थी उसके हिसाब से कौन से पर्सन को कौन सा प्रोडक्ट हम रिकमेंड करने वाले हैं, किस टाइप के सेशन का आप वीडियो उसे भेज सकते हैं, या किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप उसको बताने वाले, उसकी जरूरत आपको समझनी पड़ेगी। उस हिसाब से उसको इनवाइट करना पड़ेगा। यानी आप उसको जब भी बाद में अगर उसके साथ कॉल करने वाले हैं या आप प्रेजेंटेशन में बुलाने वाले हैं, क्योंकि अभी ऐसे स्पेशल टॉपिक प्रोग्राम जब होते हैं तो उसमें ये चीज जरूरी होती है कि उस बंदे को उस टॉपिक के लिए बुलाना जरूरी होता है। वहां पे वो जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसके लिए सोल्यूशन का काम करेगा। उसके बाद होते हैं सवाल जवाब। आपको उसको सवाल पूछने, उसको प्रेजेंटेशन में क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और उसके बाद शुरू हो जाता है
जब उसके सवाल शुरू हो जाते हैं तब शुरू हो जाता है हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। फिर वो जो ऑब्जेक्शंस क्रिएट करता है उसके ऊपर आज का सेशन है, यानी ये 5th स्टेप के ऊपर हमारा सेशन है रिलेटेड टू प्रोडक्ट। इसमें 2 पार्ट आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। एक होता है जब वो बंदा बिजनेस को ज्वाइन करता है तो उसके ऑब्जेक्शंस अलग आते हैं, उसके रिलेटेड भी मेरा सेशन है, फिलहाल मराठी में है, हिंदी में जल्दी आ जाएगा, तब आप वो भी देख लीजिए। अभी क्लोजिंग जब करना है तो वहां पे हमें फॉलोअप भी लेना पड़ता है, कभी कभी स्पॉट क्लोजिंग, मेजॉरिटी केसेस में स्पॉट क्लोजिंग ही करना है, बट कुछ जगह पे रह जाए तो फॉलोअप भी लेना पड़ेगा। ये होता है 6th स्टेप। और जब वो बंदा जुड़ जाता है तब हमें देनी होती है आफ्टर सेल सर्विस, ताकि वो भी आपको उसके पहचान में और कौन लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उनके बारे में वो बताएगा। तो ये 7 स्टेप्स का जो ये साइकिल है, ये हमारे बिजनेस का इंपॉर्टेंट साइकिल है। ये जितनी बार चलेगा, जितनी बार आप इसको घुमाओगे, उतना आपका बिजनेस रेगुलर आते रहेगा। तो आज बात करने वाले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। सबसे पहले तो हम समझेंगे उसके रीजन को, उसको से सोल्यूशन देने हैं, हमें कंफर्म करना है हम उसके ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल कर रहे हैं क्या, और प्लान करेंगे आप इस सेशन को। ये पूरे अगर आप सभी सेशंस की रिकॉर्डिंग को अगर आप रिपीट सुन लोगे, एक बार भी रिपीट सुन लोगे ना, तो मैं बोलता हूं आपका प्रेजेंटेशन ही इतना बढ़िया रहेगा कि शायद बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपने एडवांस में ही हैंडल किए रहेंगे। तो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट ऑब्जेक्शंस, बहुत जरूरी है ये सवाल। जब सामने वाला बंदा आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, वो सेल होने के बीच में और आपके बीच में जो एक गैप है वो है ऑब्जेक्शन को सॉल्व करो। अगर आप उसके ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करते हो तो सेल तो आने वाला है, वो पैसा देने के लिए रेडी है। वो सिर्फ ये बोल रहा है कि बस आप मेरे ये जो ऑब्जेक्शन मैंने क्रिएट किया है या जो वो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दो और पैसे ले जाओ। यही आपका और उसके बीच में सिर्फ एक इतना ही डिफरेंस रहा है क्लोज होने में। लेकिन उस समय आपके दिमाग में क्या आता है वो बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों को लगता रहेगा जब आप प्रोडक्ट के ऑब्जेक्शंस हैंडल कर रहे हो तो लगता रहेगा मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, ये एक डर है क्या, क्योंकि इसका डर रहेगा या उसको कुछ कम ज्यादा हो गया तो, या उसको कुछ प्लस माइनस हो गया तो इन सभी चीजों के ऊपर हम आपको आज गाइड करने वाले। कुछ कंफ्यूजन रहेगा, कितना काम करेगा पता नहीं, कैसे रिजल्ट आएगा पता नहीं, कैसे बोलूं, उसी के साथ लेने के देने पड़ जाए तो, है ना, ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं, किसी ने बोले रहती है बातें हैं, वो उसी समय दिमाग में अगर आ रही है जब सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो ये चिंता की बात है। इसके ऊपर ये आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आज का सेशन देने वाला है और बहुत सारी प्रैक्टिकल थिंग्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो और उन सभी प्रॉब्लम्स को, उन सभी ऑब्जेक्शंस को आप हैंडल कर पाते हो, उसके ऊपर ये सेशन रहेगा। और कुछ लोगों को रहता है इमेज का डर रहता है, लोग क्या कहेंगे, मैं क्या बेच रहा हूँ। वैसे मुझे आज तक ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कितने लोग हम पहचानते हैं दुनिया में जिनके बारे में हमें इतनी चिंता रहती है। अभी मैं आप सभी को एक सवाल पूछूंगा, आप अभी कितने लोगों के बारे में सोच रहे हो, सच में बताओ। वो ये क्यों कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है, इस बारे में सोच रहे हो क्या, आप क्या कर रहे हो इसके बारे में सोच रहे हो। अगर आपके पास ही समय नहीं है किसी के बारे में सोचने के लिए, तो आप सोचो लोगों के पास कहां समय है आपके बारे में सोचने के लिए। और आप बेवजह ये सोच के अगर रुक जाओगे तो आप कैसे करोगे इस देश की सेवा, जब आपको जरूरत है। जैसे मैंने शुरुआत के वीडियो में बताया, अभी हमको जरूरत है इस देश की सेवा करने के लिए, हमें ये न्यूट्रिशन हर घर पहुंचाने के लिए हमें ये नॉलेज लेने की जरूरत है। तो अंडरस्टैंड ऑब्जेक्शंस। ऑब्जेक्शन ये कोई रिजेक्शन नहीं है, वो मना नहीं कर रहा है। देखो, मना करना अलग होता है, नहीं मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, मुझे लेना ही नहीं है, या मैं ऐसे चीजें कर, वो अलग अलग टाइप से रिजेक्ट कर रहा है तो हम समझ सकते हैं। बट वो ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो उसके दिमाग में कुछ क्वेरीज है, हम उसे सॉल्व करें तो वो सेल हमारा है। तो ये रिजेक्शन नहीं है। पहले तो खुश हो जाओ अगर सामने वाला ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करते हो तो वो सेल आपको मिलने वाला है। तो उस ऑब्जेक्शन के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपी है, उसको पहचानो और खुद की तारीफ करो कि भाई आपने उसको इतने अच्छे से समझाया है कि वो ऑब्जेक्शन तो पूछ रहा है, मतलब उसको कुछ इंटरेस्ट आया इसलिए तो पूछ रहा है। तो पहले खुद की तारीफ करो कि आपने बहुत अच्छे से उसको प्रोडक्ट की जानकारी दी है जिसकी वजह से वो पूछ रहा है। और बिगेस्ट ऑब्जेक्शन कैन बिकम द बिगेस्ट रीजन टू स्टार्ट। जो वो आज सवाल पूछ रहा है, अगर वही सवाल को आप घुमाते हो, अभी कैसे घुमाना है वो हम आगे सीखने वाला है, तो वही रीजन बनने वाला है जिसकी वजह से वो शायद वो प्रोडक्ट शुरू करने वाला है। और वो एक नहीं शुरू करेगा, उसके बाद से आपको 10 लोग आएंगे, वो 10 से 10 अगर 100 आएंगे, 100 से 1000 हो जाएंगे। ये तो काम बढ़ते ही जाने वाला है, लेकिन उसको हमें हैंडल करने आना चाहिए। तो ऑब्जेक्शन क्या रहता है, तो एक फाइट रहता है आपके बिलीफ में और उस बंदे के बिलीफ में। उस बंदे का बिलीफ जो है सप्लीमेंट्स के बारे में और आपका जो बिलीफ है, वो बिलीफ के बीच में फाइट है। अगर आपका बिलीफ स्ट्रांग है तो वो आप ऑब्जेक्शन अच्छे से हैंडल कर पाओगे। और उसके बिलीफ को पुश करना है, उसके बिलीफ को पुश करना है, ऐसा नहीं कि उसके बातों में आ जाओ।
अगर वो कुछ बोल रहा है और हम ही उसकी बातों में आ जाए और हम ही बोल दे नहीं यार ये बेकार काम है, चलो ये छोड़ देते हैं, ये अपना बाकी का चीज बेचेंगे, वो खेती बीती का आप वैसे भी प्रोडक्ट सेल करते हो, उसका कुछ नहीं है, या पर्सनल केयर सेल करते हो उसमें आ जाओगे, आप हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स को अगर आपको प्रमोट करना है तो आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बिलीफ के अंदर अगर आप आ जाओगे, वो बोल देगा कुछ 2-4 बातें आपको, और अगर उसके चक्कर में आप हो गए अरे यार ये क्या बेच रहे हो, तो किसका कुछ हो गया, तो किसको कुछ कम ज्यादा हो गया, तो ऐसा हो गया, तो आपका बिलीफ अगर कमजोर है, आपका नॉलेज अगर कमजोर है, आपका एजुकेशन कमजोर है, तो आप तो सरेंडर कर दोगे उसके बिलीफ के सामने। तो आपको सरेंडर नहीं करना है, आपको उसके बिलीफ को बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ाना है, जब ये पूरा सेशन खत्म हो जाएगा आपका खुद का बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं यहां पे रिकमेंड करूंगा इस सेशन को बार बार सुनिए, रिपीट सुनिए, तब तक सुनिए जब तक आपका बिलीफ उतने स्ट्रांग लेवल पे ना हो जाए, और इस बारे में चीजों को पढ़ना शुरू कीजिए। तो कैसे करें बिलीफ को स्ट्रांग? प्रोडक्ट खुद यूज कीजिए। जब खुद यूज करोगे ना, और जो खुद के यूज करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा और जो बिलीफ बढ़ेगा ना, वो किसी के बोलने से टूटने नहीं वाला है। तो पहली चीज, आपको हर एक प्रोडक्ट खुद को यूज करना है। हर एक में बोल रहा हूं, क्योंकि आप हर एक सेल करना, और हर एक प्रोडक्ट हमारे लिए बना है, हमारी जरूरत है, और कैसे यूज करना है वो भी हम आज सीखने वाले हैं। ट्रेनिंग को सुनिए, अभी मैंने जितने ट्रेनिंग किए, अगर किसी का मिस हुआ है तो जाइए उसके रिकॉर्डिंग सेशंस को सुनिए। हमने आप ही के लिए रिकॉर्ड किए हैं, ताकि आपको कोई भी अगर कोई मिस करता है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन मिस करता है, या यहाँ पे 1000 का कैपेसिटी है, देखो अगर आपको सीरियसली सीखना है ना, तो रिपीट सुनना बहुत जरूरी है। हम जब आपके लिए एक ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं, आपको लगता है हम 1 घंटे में आपको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इसके पीछे कम से कम एक सेशन डिजाइन करने के लिए 200 घंटे की मेहनत लगती है, 200 आवर्स। आपकी जितनी ये प्रेजेंटेशंस है वो मैंने कई महीनों पहले से बनाई है। एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए 2-2 महीने लगते हैं। अभी ये जो टॉपिक मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने कितने दिनों से तैयारी की थी, और ये आज आपके सामने आ गया है। कुछ रॉ फॉर्म में था, तो ये बहुत मेहनत लगती है, कंटिन्यू काम चलता है। तो ये ट्रेनिंग आपको एकदम 1 घंटे में निचोड़ मिलता है, आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको रिपीट सुनना है, क्योंकि ये बहुत बार कुछ चीजें कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। आप रिपीट जब सुनोगे ना, तो रिपीट आपको नया कुछ तो समझ में आ जाएगा, जो शायद पहली बार आप सुन रहे थे तो वो उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, वो रिपीट में हो जाएगा। इसलिए एवरी ट्रेनिंग एंड रिपीट ट्रेनिंग। और एक बंदे से तो बात कीजिए, एक बंदे को तो नेचुरल रोज बताना ही है, हर रोज उसको पहुंचाना ही है, ये काम हमें करना है मिनिमम एक। तो वो जो हैबिट हो जाएगा आपका डेली का, उससे आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। और इफ योर बिलीफ गेट शेक, यू स्टार्ट इग्नोरिंग योर अपलाइन। ये भी बात याद रखिए, जब हमारा बिलीफ हट जाता है ना, तो हम हमारे अपलाइन को, हमारे सीनियर को, हम प्रोग्राम्स को टालते हैं, हम उसके फोन नहीं उठाते, हम अवॉइड करते हैं। तो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बिलीफ के ऊपर काम कीजिए। अभी एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों का बिलीफ रहता है डाइट और न्यूट्रिशन में कंफ्यूजन रहता है। तो डाइट क्या है और न्यूट्रिशन क्या है? वो लोग बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, वो तो ये देखो, डाइट इज द सम ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म। इट इज व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक फॉर एनर्जी एंड स्टे लाइफ। मतलब जिंदा रहने के लिए जो ले रहे हो ना, वो डाइट है। और न्यूट्रिशन क्या है? ऑन द अदर हैंड, न्यूट्रिशन इज अ पार्ट ऑफ द डाइट। वो डाइट का एक हिस्सा है, दैट इज यूज्ड बाय आवर सेल्स। वो हमारे सेल्स यूज करते हैं, मेटाबॉलिज्म बाय द बॉडी, हमारा बॉडी यूज करता है, एंड कंट्रीब्यूशन टू आवर बॉडी नीड्स। बॉडी की जो सारी रिक्वायरमेंट है, हमने कल भी देखा आरडीए के हिसाब से कितना न्यूट्रिशन लगता है। और जो वहां पे लास्ट लाइन देखिए, नॉट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर एक्वायर्ड फ्रॉम फूड। मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स फूड में से नहीं जाते हैं, हमें सप्लीमेंटेशन पे आना ही पड़ता है। अभी सप्लीमेंटेशन के लिए और एक बिलीफ का थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये ड्रग और प्लांट मेडिसिन में क्या फर्क है, क्योंकि हमारा सारा प्लांट एक्सट्रैक्ट है। देखो, हमारा पूरा नेचुरल है, नेचर से। ड्रग्स जो रहते हैं सिंथेटिक रहते हैं और अननेचुरल रहते हैं। ये सपोर्ट करेगा, ये आपके प्रॉब्लम को मॉडरेट रखेगा, यहाँ पे वो प्रॉब्लम को दबाएगा, और वो शायद बाद में कितना बड़ा होके बाहर आएगा पता नहीं। ये पूरा आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, वो आपके बॉडी में टॉक्सिन छोड़ेगा। ये मल्टी डायमेंशनल है। मतलब आप जब कोई भी प्लांट मेडिसिन लेते हो, कोई भी ये फूड सप्लीमेंट लेते हो, तो ये पूरे होलिस्टिक अप्रोच रहता है, सर से लेके पांव तक हर चीज के ऊपर काम करेगा। और ये ड्रग जो रहता है ना, ये 1 डायमेंशनल रहता है। मतलब आपने सर के लिया तो वो सर के ऊपर ही काम करेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचेगा उस सर दर्द को ठीक करने के लिए आपके लीवर का कुछ नुकसान हो रहा है या और कुछ नुकसान हो रहा है, वो नहीं देखा, क्योंकि वो 1 डायमेंशनल रहता है और ये मल्टी डायमेंशनल रहता है। ये होमोस्टेटिक इंटेलिजेंस रहता है, इसका खुद का एक उसको सेंसिटिविटी है जब वो गोली अंदर जाती
जाती है, लेकिन ये प्रोग्राम रोबोट्स रहते हैं, वो तहस नहस करके छोड़ देते हैं। बीमारी ठीक करेंगे, जो प्रॉब्लम के लिए ले रहे हो उसे ठीक जरूर करेंगे, लेकिन उसके साथ अगर कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज दे आर प्रोग्राम रोबोट्स। ये सेंसिटाइज रिसेप्टर साइट्स रहते हैं और यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, इसको पता ही नहीं कहाँ पे काम करना है, ये लीवर को डैमेज करेगा क्या, ये डेफिनेटली करेगा, इसको पता है कैसे ठीक करना है प्लांट मेडिसिन को, ये इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा, ये इम्यूनिटी को दबाएगा, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा, जो स्वेलिंग होता है बॉडी के अंदर, और ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देगा, ये आपके हार्मफुल बैक्टीरिया को ही सिर्फ अटैक करेगा, और ये इनडिस्क्रिमिनेटली अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया सभी को खत्म करेगा। तो ये फर्क रहता है क्यों न्यूट्रिशन लेने का, क्यों एलोपैथी से बच के रहने का। ये स्लाइड बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब वो प्रोस्पेक्ट के सवालों को जब हैंडल करोगे तो ये स्लाइड आपको बार बार लगने वाला है। अभी वो सवाल पूछता क्यों है, तो 3 बेसिक साइकोलॉजिकल रीजंस है जिसकी वजह से लोग सवाल पूछते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, लोग सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये 3 बेसिक साइकोलॉजिकल रीजंस है, ये दिमाग के अंदर पहले से ही बचपन से ही ऐसा प्रोग्रामिंग किया है, इसकी वजह से वो बंदा सवाल पूछता है। सबसे पहली चीज, वो खुद को स्मार्ट समझता है, वो खुद को स्मार्ट समझता है इसलिए सवाल पूछता है। जो भी सवाल वो पूछेगा, जो भी ऑब्जेक्शन वो क्रिएट करेगा, बिकॉज वो खुद को स्मार्ट समझता है। अभी ऐसा क्यों समझता है, क्योंकि पहले से ही उसका प्रोग्रामिंग किया है। आप सबको पता है, बचपन से हमको पता है, अगर हम कोई भी चीज लेके आते हैं तो सबसे पहले ये सवाल आता है घर वालों से, कितने में लिया, बराबर। कभी ना कभी आपके साथ हुआ है, कोई दोस्त पूछेगा, कोई घर वाले पूछेंगे, फिर बाद में बोलेंगे तेरे को महंगा दे दिया यार, तेरा तो शक्ल ही ऐसा है, कोई भी तेरे से 1-2 पैसा ज्यादा ही लेता है, या तेरे को फंसा दिया। ऐसा हमने कभी ना कभी तो सुना रहता है बचपन से लेके बड़े होने तक। इसलिए दिमाग के अंदर ये फिट हो गया है, कोई भी चीज अगर हमें लेनी है तो हमें बिना सवाल पूछे लेनी नहीं है। ये दिमाग के अंदर प्रोग्रामिंग फिट है, और इसलिए हम खुद को स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम सवाल पूछते हैं। इसका मतलब हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो गेस्ट है, वो भी हमें सवाल पूछने वाला है। और दूसरा रीजन वो सवाल क्यों पूछता है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट रहते हो जब वो क्वेश्चंस पूछता है। तो क्या आपका बिलीफ चेक हो जाता है उसके कोई क्वेश्चन से, इसलिए वो सवाल पूछता है। पहला रीजन वो खुद को स्मार्ट बताता है, दूसरा रीजन वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, और तीसरा वो 5 पूछने वाला है। ये दिमाग में पक्का करो। आप ज्वाइनिंग लेने जाओ, आप प्रोडक्ट सेल करने जाओ, फॉर्मूला यही 5 पूछेगा। क्यों पूछेगा 5? क्योंकि इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है, जिसे कहते हैं 8:73 रूल। ये रूल क्या है? 8:73 का रूल है। इसमें कहा जाता है दुनिया में 42% जो सेल्स के लोग रहते हैं वो पहले ही सवाल पे छोड़ देते हैं। लोगों ने सवाल पूछा, बोलते ये धंधा बेकार है, कौन करेगा यार, ये लोग सवाल पूछते यार, इसमें नहीं आएंगे, ये सवाल आ गया, ये छोड़ दे। क्यों? क्योंकि इसमें लोग सवाल पूछते हैं, पहले ही इसमें छोड़ देते। 22% लोग क्या बोलते हैं, 2 सवाल पहले सवाल का जवाब दे देते, दूसरा आ गया तो छोड़ देते। किसी ने एक सवाल में ले लिया तो दे देंगे, लेकिन दूसरा आ गया तो छोड़ देंगे, वो उस कस्टमर को छोड़ देंगे, ज्यादा उसमें अटकेंगे नहीं। तीसरे रहते हैं 16% वाले, और जो तीसरे तक रुकते, बाद में इनका भी आउट हो जाता है, इनका भी पेशेंस खत्म हो जाता है। चौथे रहते हैं 12% जो 4th रिजेक्शन तक रुकते, उसके बाद उनका भी आउट हो जाता है। और 4th के बाद फिर 5, मैंने जैसे बताया कॉमनली 5 आते ही है, तो वो रहते हैं 8%। ये ऐसे रहते हैं, ऐसे रत्ती महारती रहते, तू जितना पूछना है पूछ। उन्हें उनकी साइकोलॉजी पता है, उन्हें पता है वो सवाल क्यों पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो खुद को स्मार्ट समझ रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है। और क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो 5 पूछने वाला है, तो उन्हें साइकोलॉजी पता है, इसलिए वो हिलते नहीं है। उन लोगों ने ये ऐसा ट्रेनिंग लिया रहता है, और वो ट्रेनिंग बार बार सुनते, सिर्फ एक बार लेके छोड़ते नहीं है, बार बार सुनते, इसलिए उनको पता है कि लोग सवाल क्यों पूछते। अभी 73% कस्टमर्स ऐसे रहते हैं जो, अभी यहां पे देखो 73 क्या है, 73% कस्टमर ऐसे रहते हैं जो फाइनलाइज करते हैं प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है, जब तक वो कम से कम 4 नहीं पूछेगा तब तक फाइनली नहीं करेगा लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि उसके दिमाग में फिक्स है 4 पूछूंगा। अभी वो 4 कौन से भी पूछ सकते हैं, हम अलग अलग 20 आज देखने वाले, इसके बाहर का भी आ सकता है, हाँ, लेकिन आपको बेसिक चीज पता रहेगी ना, तो बाहर का आने दो या किधर का भी आने दो, आप बराबर हैंडल करोगे। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस देता हूं, ये ट्रेनिंग के बाद आप बोलोगे तू पूछ,
आप खुश हो जाओगे। अरे पूछ यार, मैं इतना सीख के आया हूं, मेरा कुछ तो सीखा हुआ फायदा रहेगा, तू पूछ। आप अगर वो कुछ पूछ नहीं रहे तो ऐसा मत करो, पूछना यार, क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो 27% रहते हैं जो कुछ पूछे बगैर भी ले लेते हैं। तो ऐसे वाले मिलते रहेंगे आपको। लेकिन अगर आपको हर हाल में, हर काल में आपको सामने वाले को माल देना है तो आपको सीखना पड़ेगा। 8:73 का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। और यहां पे जो 8% लोग रहते हैं वो 73% कस्टमर को हैंडल करते हैं। अभी खुद को सवाल पूछो, क्या आपको वो 8% में आना है? क्या कैसा लगेगा आपको वो 8% में आने के लिए? आपकी तैयारी है क्या? आप उतना सीखोगे क्या? आप उतना पढ़ोगे क्या? आप उतना बिलीव बढ़ाओगे क्या? आप ये रेगुलर सेशन सुनोगे क्या? अगर आप ये सब करोगे तो आप भी वो 8% में आ जाओगे जो मार्केट का 73% का बिजनेस लाता है। बाकी तो फिर 92% में वो बचा कुछ 27% मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको वो 73% चाहिए तो आपको 8% में आना पड़ेगा। आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, वो क्यों पूछ रहा है। भूलो मत, वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो खुद को स्मार्ट समझता है। वो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है और आपको वो 5 ही पूछने वाला है। आगे बढ़ते। अभी मैंने इतना सेलिंग बताया, फिर भी जब आप नेचुरल पे आते हो तो आपको सेलिंग नहीं करना है, आपको काउंसलिंग करना है। हाँ, नेचुरल में जब हम काम करते हैं तो हमें सेलिंग नहीं करना है, हमें काउंसलिंग करना है। और अगर आप ढंग का काउंसलिंग सीख लोगे, कुछ नहीं, इसके 4 स्टेप है, बहुत आसान है। अगर आप ढंग का काउंसलिंग सीख लोगे ना तो आपको सेलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत अच्छे काउंसलर रहते हैं। देखो यार, 5-5 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचते हो, आप बोलोगे 5 लाख, हाँ, किसी को ऑपरेशन करना है तो 5 लाख के लिए कन्विंस करना पड़ता है ना, वो कर देते हैं क्योंकि अच्छी काउंसलिंग होती है, लोगों को विश्वास भी देते हैं, पेपर पे लिखा भी रहता है कि आपका कुछ हो गया तो जिम्मेदारी नहीं, फिर भी लोग तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। तो काउंसलिंग अच्छी है ना, तो काउंसलिंग सीखो। तो हमें सेलिंग नहीं करना है, हमें काउंसलिंग करना है। जब हमारी नेचुरल के ऊपर काम करने की ये रहती है तो पहला क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। सामने वाला जब भी आपके पास आए और वो बोलता है मुझे ये प्रॉब्लम है, तो पूछो और सवाल पूछो। मतलब अगर कोई आ गया आपके पास या आप किसी के पास गए तो पूछो क्या तकलीफ हो रही है। वो बोल रहे हैं मेरा पेट का तकलीफ है, ओके, कब से है, ड्यूरेशन, पहले तो और मतलब सिर्फ पेट का नहीं, और पूछो और कोई तकलीफ है क्या पेट के साथ साथ। वो बोलेगा मेरा कभी कभी सर भी दुखना चालू हो जाता है, मेरे को स्किन के ऊपर प्रॉब्लम भी है। अभी आपने इतने सारे सेशन सुने हैं, थोड़ा कनेक्शन लग जाएगा यार, पेट का प्रॉब्लम है तो स्किन का भी प्रॉब्लम रहेगा, और सर भी दर्द हो जाता है, सर ने कहा था अपनी ट्रेनिंग में, तो फिर प्रॉब्लम तो समझ में आएगा। अभी ड्यूरेशन पूछो, कब से ये प्रॉब्लम है, तो बताएगा मुझे ये 3 महीने से है, मुझे 6 महीने से, या मुझे ये पीरियड में ही होता है। जो भी है उसको अच्छे से सुन लो, केयरफुली, कान उधार दो, ज्यादा बात मत करो। तुम्हारे को एक चीज पहले ही बोलता हूं, वापस वो लाइन आने वाला है, कस्टमर को, हमारे प्रोस्पेक्ट को, हमारे गेस्ट को हमसे ज्यादा बीमारी के बारे में पता है, इसलिए आपको वहां पे आपका ज्ञान नहीं बताना है, आप कितने होशियार हो बताना नहीं है, आपको काउंसलर बनना है, ज्यादा बड़बड़ नहीं करना है। नहीं तो अभी क्या होगा, ये 6 दिन सीखे, आपके नॉलेज के लिए दिया है, सारा कुछ वहां पे यूज नहीं करना है। देखो पायलट के सामने तकरीबन 500 से ज्यादा बटन रहते हैं प्लेन चलाने के लिए, वो 500 बटन सिखाए जाते हैं, 500 यूज नहीं करता है, शायद उसमें से 100 भी नहीं लगते, लेकिन सिखाए 500 जाते हैं। वैसे हमने आपको सब कुछ सिखाया है ये पूरे 6 दिन में, लेकिन आपको सब कुछ यूज नहीं करना है, आपको वहां पे जरूरत के हिसाब से यूज करना है। तो इसीलिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, ड्यूरेशन कितना है पूछो, और उसको पूछो ट्रीटमेंट क्या क्या चालू है, अब तक क्या क्या ट्रीटमेंट किया, उसको पूछो। फिर वो बताएगा मैंने आयुर्वेदिक खाया था, या मैंने एलोपैथिक खाया था, मैंने अभी तक आयुर्वेदिक को हाथ नहीं लगाया, मैंने होम्योपैथिक खाया था, मैंने इतना खर्चा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो भी किया। तो उसको सुन लो, इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि मैं उसको कितने का प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकता हूं, बजट समझ में आ जाएगा सामने वाले का, और अभी की सिचुएशन क्या है, अभी आपका प्रॉब्लम कौन सी लेवल पे है, करंट स्टेटस क्या है उसका, ये भी पूछ लो। फिर वो बताएगा अभी तो ऐसा ऐसा होता है, अभी तो मैंने छोड़ भी दिया है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं लेता हूं, मैं परेशान हो गया हूं, मैं ऐसा हो गया हूं, मैं वैसा हो गया हूं, मैंने ये करके देखा, बहुत कुछ किया, जो भी है। या बोलेगा मेरा अभी अभी ये चालू है। तो ये सारा जब आप सुनोगे ना, इसे कहते हैं काउंसलिंग। इसमें एक बंदे का एक बार काउंसलिंग करना है, लेकिन वो आपसे प्रोडक्ट बार बार लेने वाला है, तो क्यों ना करे काउंसलिंग। क्या दिक्कत है काउंसलिंग करने में, इतनी जल्दबाजी क्यों है?
जल्दबाजी ना करें, ये 4 स्टेप को स्किप ना करें, इसे कहते हैं काउंसलिंग। आगे बढ़ते हैं, फिर आएंगे आपको अलग 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 टाइप के सवाल। तो अभी शुरू करते हैं हम उन क्वेश्चंस को। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट के ही क्वेश्चन आएंगे। मुझे प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, आता है कि नहीं ये सवाल? बहुत सारे लोगों का आता है। अभी आपको सवाल को सवाल पूछना है। देखो एक चीज याद रखो, सवाल को सवाल पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि जब तक आप सवाल को सवाल नहीं पूछोगे, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। नहीं तो होता है कि अगर वो सवाल पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हो, कंट्रोल उसके हाथ में चला गया। तो आपको कंट्रोल आपके हाथ में रखना है। वो जो भी सवाल पूछे, सवाल को सवाल करना है, कंट्रोल छोड़ना नहीं है। आपको सवाल पूछना है, आपने उन्हें यूज किया है क्या? अभी आप बताने गए हो तो यूज तो किया नहीं रहेगा। तो आप कैसे कह सकते हो अगर बिना यूज किए कि ये प्रोडक्ट कॉस्टली है? कैसे? मतलब किस चीज के? सिर्फ प्राइस पे? आपने उसकी एमआरपी देखी है ना, इसके ऊपर और डिस्काउंट है, ये है, वो है, जो भी आप कैसे मैनेज कर सकते हो देखो, उसकी क्वालिटी कैसी है, और फिर आप एग्जांपल देख सकते हो। देखो आप यहाँ पे कितना बात करते हो इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिक साइकोलॉजिकल चीज भूलो मत। वो सवाल क्यों पूछ रहा है याद करो, वो खुद को स्मार्ट समझ रहा है। दूसरा, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है। और तीसरा, वो 5 पूछने वाला है। अगर वो पूछ रहा है महंगे है क्या, आप भी अगर बोलोगे हाँ मेरे को भी लगता है महंगे, तुम्हारा भी सही है कहना, तो हो गया, आप सरेंडर हो गए। हाँ महंगे है लेकिन अच्छे हैं, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया उसकी बात को। देखो हमें आर्ग्यू नहीं करना है बट एक्सेप्ट भी नहीं करना है। हाँ हमें आर्ग्यू नहीं करना है बट एक्सेप्ट भी नहीं करना है। अभी ये कैसे करें? यही तो सीखना है, इसे तो काउंसलिंग कहते हैं। अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो ये गड़बड़ नहीं रहेगा। फिर भी वो पूछेगा क्या पूछेगा, फिर आपको बताना है डिस्काउंट है, ये है, वो है। और फील फेल्ट फाउंड, ये एक फैक्टर है, ये एक टूल है जो जगह जगह यूज कर सकते हैं। फील मतलब क्या? मुझे भी ऐसा लगता था, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता था ये प्रोडक्ट महंगे जब शुरू शुरू मैंने देखा, लेकिन जब मैंने मार्केट में जाके रिसर्च किया और मैंने देखा जब ये टाइप का मटेरियल जिस प्रोडक्ट में डाला है वो प्रोडक्ट इससे दुगना है, उसका रिजल्ट भी उतना खास नहीं है जैसे इसका आ रहा है। ये जब मैंने फाउंड किया तब से मुझे समझ में आया ये प्रोडक्ट बहुत ही रीजनेबल है। ऐसा नहीं कहना बहुत सस्ते, बहुत रीजनेबल और वैल्यू फॉर मनी है। जो हमने पैसा लगाया है ना, पैसा वसूल प्रोडक्ट है। देखो सस्ती चीज, और वहां पे कुछ डायलॉग मारो, सस्ता रोए एक बार, महंगा रोए बार बार, है ना। आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि शर्ट का एग्जांपल, उसको बताओ आपने अगर मान के चलो एक 300 रुपए का शर्ट लिया, लेकिन दो वॉश में उसका कलर चला गया, और दूसरा लिया 1000 का, 2 साल से चल रहा है, कौन सा सस्ता गिरा? क्या बोलेगा वो? ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देने पड़ेगा, अलग अलग एग्जांपल जो आप करते हो ऑलरेडी। लेकिन भूलना नहीं है वो सवाल क्यों पूछ रहा है, बिकॉज वो खुद को स्मार्ट समझ रहा है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है, और वो 5 सवाल आपको पूछने वाला है। दूसरा सवाल, आई एम ईटिंग एवरीथिंग, आई बिलीव इन सप्लीमेंट्स, मतलब आई डोंट बिलीव इन सप्लीमेंट्स, मतलब मैं सब कुछ खाता हूं, मुझे ऐसे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, मैं सब खाता हूं, मैं चिकन खाता हूं, मैं फिश खाता हूं, मुझे क्या प्रोटीन बीटीन की जरूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ फ्रूट्स भी खाता हूं, ये भी खाता हूं, मेरा सब कुछ अच्छा है। अच्छा, तो उसको पूछो, डू यू बिलीव ऑन स्टेइंग एलोपैथी इन ओल्ड एज? क्या आपको लगता है बुढ़ापे में अगर आप आप बुढ़ापे में एलोपैथिक मेडिसिन के सहारे जीना में विश्वास रखते हो? देखो सवाल को सवाल, वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। किसी को भी ये सवाल पूछो, किसी को भी उसकी बत्ती गुल हो जाएगी। उसको अगर आप सवाल को ये सवाल पूछोगे ना, क्या आपको बुढ़ापे में एलोपैथिक मेडिसिन के सहारे जीने में विश्वास है? वो क्या बोलेगा? नहीं यार, मुझे बुढ़ापे में एलोपैथिक मेडिसिन में जीना नहीं। अगर आप कल के सेशन का ओपनिंग अगर याद करोगे, आप कितने साल जीना चाहते हो और आपके आखिरी के 20 साल कैसे होने चाहते, तो वो ये ऑब्जेक्शन आता नहीं है। लेकिन आ गया, देखो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आ गया तो पूछो उसको, तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे तो नहीं जीना चाहता हूं, लेकिन मैं तो सब कुछ खाता हूं, मेरे बुढ़ापे मुझे एलोपैथी नहीं लगेंगी। तो ठीक है, अपने मम्मी पापा, अपने चाचा चाची जो सब कुछ खाते हैं, थोड़ा उनके आसपास देखिए, ऐसा थोड़ा आप बोल सकते हो। और उसके बाद फील फेल्ट फाउंड, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ खाता हूं, लेकिन जब मैंने अच्छे से मेरे डाइट को देखा तो मैं रोज किधर खाता हूं। मैं जब फिश खाता हूं तो कभी तो खाता हूं, मैं चिकन खाता हूं तो मैं कभी तो खाता हूं, मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी डेली नहीं खाता बताओ।
और इतना करने के बाद भी मुझे खुद को समझ में आया, मेरा पेट, जब मुझे लगता था मेरा पेट साफ होता है, लेकिन जब मैंने डिटॉक्स लेके पेट साफ करवा के देखा तब मुझे समझ में आया एक्चुअल में पेट साफ होने का फीलिंग क्या रहता है। मुझे लगता था आई केयर की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैंने आई केयर खाया और उसके बाद जब मैं स्क्रीन पे काम करता हूं, मैं घंटों काम करता हूं, मेरी आंखें थकती नहीं है। तो ऐसे कुछ आपको एक्सपीरियंस शेयर करने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो इससे क्या होगा, उसका ये ऑब्जेक्शन भी हैंडल हो गया। देखो, हर ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन पे मत जाइए, हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कीजिए, पूरा उसके साथ आर्गुमेंट जीतने पे लगना नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस, वापस भूलो मत। वो सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि वो खुद को स्मार्ट समझ रहा है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है, और वो 5 पूछने वाला है, और ये 5 के जवाब कौन देते हैं? वो 8% देते हैं, जिसमें आप सब लोग हो, पूरे 1000 लोग 8% में आने वाले हैं। विल आई गेट हैबिचुअल? क्या मुझे इसकी आदत लगेगी? मैं ये लूंगा, लेकिन क्या मुझे इसकी आदत लगेगी? ये भी सवाल आता है। देखो, यहां पे तो काम बन गया है, वो लेने के लिए रेडी है, बट उसके दिमाग में अभी क्यों पूछ रहा है? क्योंकि स्मार्ट है ना बाबा। उसको बोलो वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ी तारीफ भी करो उनके सवालों की। और देखो, हर सवाल के जवाब में ना एक बेसिक प्रिंसिपल ना भूलिए, सामने वाले की तारीफ करना ना छोड़े। क्योंकि लोगों को तारीफ बहुत पसंद है, उसमें वो भूल जाते फिर ये चीजों को। फिर भी पूछेंगे, सोल्यूशन देना है, तो उसको पूछो, आप कभी वॉक पे गए हो कभी? तो बोलेगा, अभी देखो, कभी ना कभी तो बंदा वॉक पे गया रहेगा। अगर वो बोलता है वॉक नहीं, तो कोई एक्सरसाइज टाइप कुछ करते हो क्या? कभी तो किया रहेगा, भले अभी रेगुलर नहीं है तो। हाँ बोलेगा, मैं करता हूँ, हाँ मैं वॉक पे। तब आपको कैसे लगता है? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। कैसे, एनर्जेटिक लगता है कि नहीं? हाँ लगता है। फ्रेश लगता है कि नहीं? हाँ लगता है। बहुत अच्छा दिन जाता है क्या? हाँ बहुत अच्छा दिन जाता है। आपको नींद कैसे आती थी उस समय? बहुत अच्छी नींद आती थी। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब जब आप वॉक पे जाते थे, जब आप एक्सरसाइज करते थे, तब आपको अच्छा लगता था। अभी नहीं करते हो तो क्या होता है? कुछ नहीं। वो तो वैसे ही, जब आप लोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लोगे तो नहीं लगेगा। इसके आदत में कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं डाला है, कोई एलोपैथिक नहीं है जिससे इसकी आपको आदत लग जाए। आदत तो केमिकल की लग जाती है, और उसका तो डोज बढ़ाना पड़ता है। इसमें सब कुछ नेचुरल है, ठीक है। ये खाना है हमारा। अभी आप पूछोगे खाने की आदत लग गई तो, और वापस फिल फ्रेड फॉर्म पे भी ला सकते हो कि मुझे भी ऐसा लगता था, इसकी आदत लगेगी क्या, लेकिन मैंने इसको लेके भी देखा, मैंने इसको बंद करके भी देखा। और आपको ये, मैंने वैसे भी अभी न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी हम इंट्रोड्यूस करने वाले, उसमें हम आपको बताएंगे कैसे इसको बंद करना है, कैसे इसमें रोटेशन लाना है, तो उस हिसाब से आप इसे हैंडल कर सकते हो। उसके बाद, विल माई वेट गेट इंक्रीज? क्या मेरा इससे वजन बढ़ेगा? मोस्टली ना प्रोटीन पाउडर के रिलेटेड बहुत लोगों को सवाल है। तो सवाल को सवाल, डू यू नो 3500 कैलोरीज इक्वल्स टू 1 पाउंड? मतलब क्या कि जब हमारा शरीर 3500 कैलोरीज एक्स्ट्रा के खाता है, तभी हमारा 1 पाउंड वजन बढ़ता है। 3500 कैलोरी एक्स्ट्रा खाने के बाद 1 पाउंड बढ़ता है, यानी तकरीबन आधा किलो बढ़ता है, 450 ग्राम अगर टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा जो नेचुरल का जो एक चम्मच है वो है 40 कैलोरी का, 40 भी नहीं, उससे ही कम है, मैं आपको राउंड फिगर बोल रहा हूं। तो आप सोचो वो कैसे क्या वजन बढ़ाएगा। अच्छा, ये 3500 कैलोरी इन अ वीक, यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट में पीपीटी बना रहा था, आपको यहाँ पे मैं अभी एडिट नहीं कर पाऊंगा, आपको बता के रखता हूँ। 3500 कैलोरी जब हम पूरे एक हफ्ते में खाते हैं, इन अ वीक खाते हैं, पूरे एक हफ्ते के अंदर खाते हैं, तो 1 पाउंड 1 हफ्ते के बाद बढ़ता है। अभी हम रोज की कैलोरीज कितने खा रहे हैं? रोज के हम वैसे भी 2000-2500 कैलोरी खा लेते हैं, उसमें 40 कैलोरी किधर है? उल्टा आपको ये वेट कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि एक टाइम का पूरा खाना बन सकता है अगर आप इसको सही से मैनेज करोगे अपने डाइट के अंदर। तो इससे तो वेट बढ़ता नहीं, टेक्निकली आप कुछ भी करो, इससे वेट बढ़ता नहीं। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे फिर भी बोलेंगे, कुछ लोग जिन्होंने यूज किया है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब आप नेचुरल मोड शुरू करते हो तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, आप बहुत कुछ खाते हो, कुछ भी खाते हो और सब कुछ डाइजेस्ट होता है, इससे वेट बढ़ सकता है। लेकिन टेक्निकली नेचुरल मोड से आपका वेट नहीं बढ़ता है और बढ़ेगा भी नहीं। दूसरा, इसमें है प्रोटीन। जो वेट बढ़ता है वो मसल का बढ़ता है, वो हड्डियों का बढ़ता है, जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। तो इससे जो वेट बढ़ता है वो तो आपको चाहिए। तो इससे अगर कुछ बढ़ता भी है तो वो तो चाहिए आपकी बॉडी के लिए, वो तो आपको जिंदा ज्यादा समय तक जीना, तो ये अच्छी बात है अगर इससे कुछ वेट बढ़ भी रहा है तो इस तरीके से इस सवाल को आपको हैंडल करना है। और वापस, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने इसको यूज किया, मैंने इसको स्टडी किया, मैंने वेट के बारे में सब कुछ समझा, वो 3500 कैलोरीज का फॉर्मूला वगैरह आप सब बता सकते हो, और फिर मुझे समझ में आया मैं पूरे दिन में खाने में इतना खाता हूँ, ये खाता हूँ, उसमें से ये कुछ भी नहीं है, तो आप उस हिसाब से इसे हैंडल कर सकते हो। इज इट सर्टिफाइड? क्या ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है? ये भी लोग कुछ पूछते हैं, वहां पे पूछो
विच सर्टिफिकेशन डू यू वांट। देखो हिलना नहीं है, नहीं तो अरे बाप रे सर्टिफिकेट मांग रहा है, अभी क्या करें, मैंने तो कभी सोचा नहीं था ये सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आप डर गए तो खत्म। हाँ, आपको भूलना नहीं है तीन साइकोलॉजिकल रीजंस कि वो सवाल क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो खुद को स्मार्ट समझ रहा है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है, और वो 5 पूछने वाला है। सर्टिफिकेशन पूछा तो वो आप भी पूछो ना, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। अरे बहुत लोगों को तो पता भी नहीं रहता है कौन सा सर्टिफिकेट लगता है, वो पूछेंगे ISI मार्क है क्या, अभी इसका ISI से क्या लेना देना है। हाँ, कुछ भी पूछते लोग, तो आपको डरने की जरूरत नहीं ना, उसको पूछो कौन सा चाहिए, हमारा वेबसाइट है, जो चाहिए वो सर्टिफिकेट। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना, मतलब अभी यहाँ पे मैं एक फनी में बताता हूँ कैसे इसको हैंडल करना है, आपको मजा आएगा। सॉरी, हाँ, यहाँ पे आप कैसे वेबसाइट के एग्जांपल दे सकते हो, और फिर यहाँ पे आप बता सकते हो या कुछ सर्टिफिकेशंस आपके इसमें रखो। देखो एक अपना एक है ना ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप रखने का, नेटसप डेटा करके, मतलब उसमें आपका नंबर होना चाहिए, आपकी घरवाली का हो, अगर घर ये कोई अस्मिता सेशन सुन रही है तो उनके हस्बैंड का हो, और एक ग्रुप बना लो जिसमें आप क्या करो, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है, कोई कभी भी पूछ सकता है, जैसे मेरा कोई वीडियो हो या कोई मेरा इतने सारे सेशन है उसमें का कोई स्लाइड हो या कुछ भी चीज हो, उसमें रखो, फिर उसमें से लेके ढूंढ के दिखाओ, हाँ सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, देखो ये भी है, और कौन सा चाहिए, फिर उसको बताओ। यहाँ पे पोलाइटली बताओ। देखो वैसे तो आपका सवाल सही है, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मुझे जब पता चला ये यूएस में पहुंची हुई कंपनी है, तो फिर तो मुझे फिर खुद पे हंसो, फिर मुझे खुद पे हंसी आई। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि जिस बंदे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उसको मैं पूछ रहा हूँ तूने 10th पास किया था क्या, मतलब खुद पे हंसो, उसके सामने, उसको मत बोलो क्या यार तू ऐसा पूछ रहा है, इतनी बड़ी कंपनी, वो पूछ रहा है वो वैलिड है, क्योंकि आप उसको मत बोलो, लेकिन खुद पे हंसो। मुझे भी ऐसा खुद पे हंसी आई, तो कोई बात नहीं, आपका सवाल जायज है, और वैसे भी ये 20 साल से काम करने वाली कंपनी है। इसका सर्टिफिकेशन छोड़ो, इसको इतने सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स तक मिले हैं, फिर वो इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड सब दिखा दो उसको वापिस। वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो 5 पूछने वाला है, उसमें से एक हो सकता है। उसके बाद कैन आई टेक इट विथ माई ट्रीटमेंट, मेरे जो ट्रीटमेंट है उसके साथ मैं ले सकता हूं क्या, दे आर मेड फॉर दैट पर्पज ओनली, शेयर योर टेस्टिमोनियल, मतलब उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके साथ लेने के लिए तो बना है, इसका काम ही तो है सप्लीमेंट, इसके साथ सप्लीमेंट की तरह जाएगा, है ना, ये उसको समझाना है ट्रीटमेंट के साथ क्यों लेना है। फिर वो स्लाइड जो मैंने अभी दिखाया ना, प्लांट और ड्रग्स, वो भी दिखा सकते हैं आप, वो भी समझा सकते हो। उसके बाद हाउ मेनी डेज आई हैव टू टेक दिस, कितने दिन मुझे लेना पड़ेगा, ये भी सवाल आता है बहुत सारे लोगों से। उसको बोलो अपनी बॉडी के, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है, आप पहले लेके देखो फिर समझ में आएगा। थोड़ा दिन लेने के 1 महीना लेने के बाद क्या है, 2 महीना लेने के बाद क्या हो रहा है, और वापस यहाँ पे भी आप फील फेड फाउंड का टेक्निक भी प्रॉब्लम के हिसाब से, और जो अपना अभी डिजीज वाइज आएगा या न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी आएगा, वो अभी बीमार ना रहने के लिए ले रहा है तो उसे न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी बताओ। वो अगर कोई प्रॉब्लम के ऊपर ले रहा है तो उसको डिजीज वाइज रोटेशन, डिजीज के हिसाब से जो है वो बताओ, वो प्रॉब्लम के हिसाब से। क्योंकि ये सवाल जो है अगर एक डायबिटिक वाला पूछ रहा है तो उसके लिए अलग रहेगा आंसर, हर एक के लिए अलग अलग आंसर रहेगा, इसलिए आप आंसर दो, आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डायबिटीज वाला है तो थोड़े दिन लेगा, अगर उसकी रेगुलर डोसेस कम हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो उसको लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसलिए लेते रहे। फिर वो न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी भी कर सकता है, क्या कर सकता है। आई विल आस्क टू माई डॉक्टर, मैं मेरे डॉक्टर को पूछूंगा। ये बहुत मतलब ये ऐसा सवाल रहता है ना जिसमें अच्छों को बहुत टेंशन आ जाता है, बहुत डर लगता है, क्या बोले यार अभी डॉक्टर, मतलब अभी पूरा मतलब ऐसा लग जाता है क्या करें, हम रुक जाते हैं, हमें लगता है ये सवाल ऐसा है कि इसका कुछ इलाज ही नहीं है, तो डॉक्टर का नाम आगे किया ना, अभी हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे डरना नहीं है, हम डॉक्टर को डॉक्टर ही बताएंगे। उसको बताओ इस बुक के बारे में, आपको कल भी बताया, इस बुक का नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। उसको पूछो क्या आपको ये बुक पता है जिसका नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, बोलेंगे नहीं। अच्छा ये डॉक्टर ने लिखी है, क्या बोलती है बुक, अच्छा हो सके तो आपके पास एक किताब रखो, पढ़ा नहीं तो भी चलेगा, आपकी बैग में रखो, आपके पास रखो। अगेन ऐसा एक छोटा सा मैंने जैसे आपको इमेज दिखाया है वैसा भी दिखा सकते हैं, फिलहाल सॉफ्ट कॉपी। ये बुक बोलती है कि पूरे द शॉकिंग ट्रूथ बिहाइंड एन ओवर मेडिकेटेड नेशन, मतलब पूरे दुनिया में बेवजह डॉक्टर कितना मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी वजह से इतनी मौतें होती है। तो आप अगर उसके ऊपर डिपेंड हो, डॉक्टर को पूछ के मेडिसिन लोगे तो ऊपर वाला मालिक है आपका। उसके बाद उसको ये भी बताओ, मैं माफी चाहता हूं अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर हैं उनको पता ही नहीं है सप्लीमेंट्स के बारे में,
देखो इसके ऊपर भी ये बुक बोल रही है, व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन मे बी किलिंग योर। ये मोर देन 17 लैंग्वेज में अवेलेबल है, आपकी जो भी भाषा है उसमें मंगवाइए, आपके पास रखिए। भले कभी कभी किताब ना पढ़े लेकिन आपके पास हो तो भी उसका एक सामने वाले पे वजन बहुत पड़ता है, यार बाप रे आदमी बहुत मैच्योर्ड लग रहा है। अगेन भूलो मत वो सवाल क्यों पूछ रहा है, वो लेना चाहता है लेकिन वो खुद को स्मार्ट समझता है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। जब वो उसके डॉक्टर का नाम बताएगा तो आपके चेहरे पे, ठीक है ना, तो आप डॉक्टर को भी पूछ सकते हो। लेकिन ये दो चीजें याद में रखो, अगर ये छोड़ के आपके डॉक्टर अगर आपके अच्छे एडवाइस देते रहेंगे तो वो भी बोलेंगे ये जरूर लेना चाहिए, और ये काम करता है। उसके बाद उसके ऊपर छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आई हैड यूज्ड इट अर्लियर, मैंने पहले भी ये यूज किया था। कोई आया था मेरे पास जो देके गया, यूज किया था लेकिन मुझे कुछ इतना खास कुछ समझ में नहीं आया वगैरह वगैरह। सुनो उसको क्या प्रॉब्लम हुआ था और फिर बताओ। अभी अपग्रेड हुआ है, हाँ अभी अपग्रेड हुआ है, शायद उस टाइम पे उतना मजा नहीं आया रहेगा लेकिन अभी आ सकता है, क्योंकि उस टाइम पे 1 प्रोटीन था, अभी 5 प्रोटीन है, अभी मजा 5 गुना हो गया है। तो अभी वापस यूज करके देखो, अभी तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उस टाइम पे इतना ही मेडिसिन था, अभी ये और उसके साथ सप्लीमेंटेशन भी इतना आया है। तो सुन लो, सुनोगे तो इस प्रॉब्लम इसको भी आप हैंडल कर पाओगे। व्हाट विल हैपन व्हेन आई, एक मिनट, मुझे एक सवाल ही नहीं दिख रहा है स्क्रीन की वजह से। व्हेन आई स्टॉप टेकिंग, अगर मैं ये लेना बंद करता हूं तो मुझे मेरे साथ क्या होगा, ये भी सवाल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर मैं ये नहीं लेता हूं, वैसे एक्चुअली ये हैबिचुअल और ये एक ही टाइप है, लेकिन आप उसको सवाल पूछो, व्हाई विल यू स्टॉप इफ यू आर गेटिंग बेस्ट रिजल्ट्स। मतलब अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप रुकोगे क्यों, पहले पूछो उसको। फिर वो बोलेगा मुझे आदत, देखो वो सवाल घूम जाएगा, फिर उसे लगेगा मुझे आदत नहीं लगेगी तो मुझे आदत ना लग जाए, तो उसको फिर न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी समझाओ ताकि उसको आदत का टेंशन ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये जो सवाल है ये भी हैंडल किया जा सकता है। व्हाट और इंट्रोड्यूसिंग न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी, ताकि ये सवाल उसका क्लियर हो जाए कि वो बंद करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। व्हाट इफ आई विल नॉट गेट रिजल्ट्स, अगर मुझे रिजल्ट ही नहीं आए तो कैसे कह सकते हो बिना यूज किए कि तुम्हें रिजल्ट नहीं आएंगे, है ना। मुझे रिजल्ट्स नहीं आए तो उसको सवाल को सवाल, आप कैसे कह सकते हो कि जब तक आपने यूज ही नहीं किया आप कैसे कह सकते हो कि रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर वापस मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे इसके रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन जब मैंने इसके कंटेंट के बारे में पढ़ाई की, मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो देखे, मैंने लोगों के रिजल्ट सुने, मैंने बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स देखे, फिर मुझे विश्वास आया मेरा जो प्रॉब्लम है वो यही प्रोडक्ट सॉल्व करेगा। उसको वापस ये भूलो मत वो सवाल क्यों पूछ रहा है, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है, वो खुद को स्मार्ट बता रहा है और वो 5 पूछने वाला है। तो आप उसको विश्वास दो, उसको बोलो देखो आपका जो प्रॉब्लम है ना, मैंने आज तक आपके जैसे इतने पेशेंट दिखे, इसको 40% रिजल्ट आया, इसको 60 आया, इसको 70 आया, इसको 80 आया। आप गलती कहाँ करते हो मालूम है क्या, जब आप बोलते हो ना 100% रिजल्ट आया, सबके सबको आया, ये गलती करते हो। 100% गारंटी, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई भी वेल एक्सपीरियंस पर्सन गारंटी वर्ड को यूज नहीं करता, और यहीं पे हम गलती कर देते जब हम ये गारंटी वर्ड यूज करते। ये गारंटी वर्ड जो है ना, इट इज ओवररेटेड, मतलब ये ओवररेटेड हो गया है, इसका यूज ना करें, ये बकवास है। इसका यूज किए बगैर ही आप बिजनेस कर सकते हो। ये आप ट्रेनिंग को बार बार सुनो, मैंने बहुत सारे टेक्निक्स इसमें बताई है जिसमें आप गारंटी, मैंने कहीं पे भी आप पूरे सेशन को सुनो, कहा मैंने गारंटी इस वर्ड को यूज किया, बहुत हार्डली कभी तो यूज किया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने चीपर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, मार्केट में इससे सस्ते बहुत प्रोडक्ट मिलते हैं। लोग पूछते हैं मार्केट में बहुत सस्ते सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं, इससे भी सस्ते मिलते हैं, तो आप ही उसको पूछो, तुम्हें लगता है उन पे विश्वास किया जा सकता है। क्लीन बोल्ड, आदमी क्लीन बोल्ड हो जाएगा अगर वो बोल रहा है ना इससे सस्ता मिलता है, तुम ही उसको पूछो क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी के बारे में। हमारे शरीर के साथ ऐसी चीजें डालने में विश्वास करते हो तुम। अभी अगर तुमने पहले ही बताया रहेगा 6 लाख करोड़ का बॉडी है, तो वो सोचेगा 10 बार सोचेगा, यार आदमी ने 6 लाख करोड़ प्राइस बताया। और जब भी आप बोलो ना ये बॉडी 6 लाख करोड़ का है, उसके साथ ये लाइन जरूर जोड़ देना, कभी खुद को गरीब ना समझे। इंप्रेस हो जाता है बंदा, आपका फैन हो जाता है, आपका दीवाना बन जाता है। उसने जिंदगी में ये लाइन कभी किसी से सुनी रहेगी क्या नहीं पता नहीं, और विद प्रूफ दे रहे हो ना आप। उसके बाद मुझे भी ऐसा लगता था मार्केट में इससे सस्ते प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैंने मार्केट के सस्ते प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया, तब मुझे पता चला अरे वो बकवास है। मतलब वो 10 डब्बे बनाते तो उसमें 1 डिब्बे का रिजल्ट आता है, 9 का तो आता ही नहीं है।
वो एक के रिजल्ट पे नीचे 9 कुछ भी बेचते हैं, कभी अच्छा क्वालिटी आता है, कभी कुछ भी आता है, कभी कैसा कलर आता है, कभी कैसा टेस्ट आता है। तो क्या करें, ऐसी चीजें क्यों यूज करें? जहां पे अच्छा क्वालिटी मिलता है, रेगुलर मिलता है, प्रॉपर मिलता है, वही लेंगे ना। ऐसा उसको आप बोल सकते हो फील फेड फाउंड के हिसाब से। उसके बाद करंटली देयर इज फैड ऑफ सप्लीमेंट। आजकल लोग ये सप्लीमेंट के पीछे भाग रहे हैं, हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत कुछ लोग बोलेंगे, उसको बोलो इसमें गलत कुछ है क्या, पूछो आपको क्या लगता है इसमें कुछ गलत है? लोग अगर सप्लीमेंट के फैड के पीछे चल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज की डेट में लोग कर रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें अच्छी भी है। तो सप्लीमेंट के पीछे भागना, इसमें गलती क्या है? क्योंकि अगर खाने, फिर उसको बताओ सॉइल का जो मैंने एग्जांपल बताया था, वो स्लाइड था कल के इसमें कि जमीन व्हाई वी नीड सप्लीमेंट, वो वाला स्लाइड निकालो, बताओ, फिर वो क्लियर हो जाएगा उसका। वो सॉइल में ये नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये होता है, न्यूट्रिएंट बचता नहीं है। तो आज आपके जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी ये जमाने में ऐसा हो रहा है। आपके जमाने में ऐसे बीमारियां भी नहीं थे, कभी आपने सुना था क्या 40 साल में किसी को अटैक आता है आपके जमाने में? लेकिन आज की डेट में आ तो रहा है ना, क्या करे, इसमें से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और आपने अभी देखा है ना लाइव कोरोना में कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, किधर इलाज है, जो भी दे रहे पेशेंट को सप्लीमेंट तो दे रहे, विटामिन सी दे रहे, बिकासोल दे रहे, जिंकोविट दे रहे, ये सप्लीमेंट तो दे रहे। तो सप्लीमेंट का इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी था भी नहीं है, और वो प्रूव हो रहा है जहां पे कोई बीमारी पे अभी तक इलाज निकला नहीं है, लेकिन सिर्फ सप्लीमेंट से लोग ठीक हो रहे हैं। और जो अच्छा सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं उनको अगर कोरोना हो भी जाता है तो पता भी नहीं चलता हुआ करके, उन्हें माइल्ड हो जाता है। तो क्यों ना यूज करे, क्यों ना ये क्या गलती है इस फैड को फॉलो करने में, आप बताइए। वो वापस क्लीन बोल्ड हो जाएगा। आगे बोलते आई कांट अफोर्ड इट, लेकिन जब भी बोलेंगे ना पोलाइटली बोलो, उसके साथ हमको झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ हमको आर्गुमेंट जीत के नहीं आना है, हमको सेल लाना है, ये भूलो मत। आई कांट अफोर्ड इट ऑन रेगुलर बेसिस, मैं इसे रेगुलर बेसिस पे नहीं अफोर्ड कर सकता। तो मैं ऐसा अगर वो बोल रहा है तो यहाँ पे आपको मौका है, इट्स टाइम टू इंक्रीज योर अफोर्डेबिलिटी। अभी तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आपको अफोर्डेबिलिटी चेंज करनी पड़ेगी, तो आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा। फिर आप बोल सकते हो, आपका बिजनेस प्लान बता सकते हो। और दूसरा यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी के लिए दूसरा एक तरीका है, अगर वो इनकम के हिसाब से नहीं पूछ रहा है, फील फेड फाउंड। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने चेक किया कि मेरा मेडिकेशन के ऊपर कितना खर्चा हो सकता है फ्यूचर में, जो अभी मैं आगे दिखाने वाला हूँ, जब आप सप्लीमेंट्स को अवॉइड करते हैं तो कितना भविष्य में पैसा लग सकता है, तो इन चीजों के ऊपर जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा यार अगर ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा तो वो कैसे करूंगा। अभी वो क्या है वो आगे आपको पता चलेगा। उसके बाद आई हैव लिसन अबाउट प्रोडक्ट साइड इफेक्ट्स। मैंने कहीं से तो सुना है इसके प्रोटीन साइड इफेक्ट, मैंने कहीं से सुना है, कहीं से पढ़ा है, प्रोटीन के साइड इफेक्ट होते हैं। अभी देखो यहाँ पे पूछना है कौन से टाइप के साइड इफेक्ट, पूछो तो सही। हाँ, फिर वो बोलेगा, एक दो ही बोलेगा, किडनी फेल होता है, लीवर का प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। 100 में से 3-5% लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोटीन ज्यादा लेने से साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ज्यादा कितना और वो कौन होते हैं वो ये पता है आपको? वापस आप बोलो, मुझे भी ऐसा लगता था, फील फाउंड एकदम पोलाइटली, मुझे भी ऐसा लगता था प्रोटीन लेने से साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन जब मैंने इसकी रिसर्च की, मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया, तब मुझे पता चला 3 से 5% ऐसे लोग हैं जो एक्सेस प्रोटीन लेने के बाद उन्हें साइड इफेक्ट होते हैं। मोस्टली ऐसे बॉडी बिल्डर्स रहते हैं या कोई पेशेंट्स रहते हैं जिन्हें ऑलरेडी लीवर की तकलीफ होती है, उन लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन हम इंडियन लोगों की डाइट में हमें रोज का 50-60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जो हमारे डाइट में से मिल नहीं रहा है। आपने उसके बारे में पढ़ा, प्रोटीन ना लेने के साइड इफेक्ट है 3 से 5% लोगों को, लेकिन मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रोटीन ना लेने की वजह से कितने साइड इफेक्ट होते हैं उसके बारे में आप क्या जानते हो? और जब मैंने ये सारा चीज समझा तो मुझे समझ में आया प्रोटीन लेना जरूरी है। ना लेने वाले साइड इफेक्ट की लिस्ट में मैं नहीं आता हूं, क्योंकि मेरा लीवर अच्छा है, मेरा किडनी अच्छा है। और अगर कोई लीवर और किडनी वाला पेशेंट है तो उसे ये कर दीजिए। तो इसलिए उसको अच्छे से सुनिए और आप आंसर दीजिए फील फेड फाउंड के तरीके से। 16वां नंबर, नो मोर टैबलेट्स, ऑलरेडी इट्स सो मेनी। मैं इतनी सारी गोलियां खाता हूं यार, मुझे सुबह बीपी की गोली है, रात को नींद नहीं आती उसकी गोली है, पेट के लिए गोली है, ये गोली है, वो गोली है, मैं और तुम्हारी गोलियां क्यों खाऊं? मतलब इतनी गोलियां ऑलरेडी खा रहा हूं। पूछो उसको, आर यू हैप्पी विथ रिजल्ट्स, करंट कंडीशन, करंट जो उसका सिचुएशन है वो हैप्पी है क्या? देखो, हैप्पी तो कोई नहीं है, हम सबको पता है। तो पूछो उसको, दर्द ढूंढो उसका। हमने कल देखा था, आइदर उसके पास्ट में कोई प्रॉब्लम ढूंढो या फ्यूचर में ढूंढो, दर्द ढूंढो, दर्द मिल जाएगा। फिर बोलो उसको पोलाइटली कि भाई आपको जो लग रहा है वैसा मुझे भी लगता था, या अभी हर चीज में आप मुझे भी लगता था नहीं बोल सकते। आपके घर में कोई रहेगा, पापा को लगता था, मम्मी को लगता था,
या आपके किसी पेशेंट को लगता था, मेरे पहचान में एक पेशेंट है, उन्हें भी ऐसा लगता था, जो बहुत सारी 20 गोलियां खा रहे थे पूरे दिन में, लेकिन जब उन्होंने हमारा नेचुरोमोर चालू किया, न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी चालू किया, तो उनका धीरे धीरे डोसेस हमने इतना कम करवाया, अभी आज की डेट में वो बहुत हैप्पी है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हो, पैरों में अगर कोई कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए और एक कांटा डालते हैं, तो वो कांटा जब दूसरा डालते हैं उसको निकालने के लिए तो क्या होता है, वो दर्द करता है बहुत, बराबर ना, वो दर्द करता है, और वो जो दर्द करता है उस समय पे थोड़ा वो पेशेंस रखना पड़ता है। वैसे ही अभी आप इतनी गोलियां खा रहे हो, इससे बाहर निकलने के लिए थोड़ी ज्यादा खानी पड़ेगी, फिर आपको जो रिजल्ट चाहिए ना वो मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट। आप कितनी गोलियां खाते हो ये नहीं, और वैसे तो ये गोलियां है ही नहीं, ये सारा फूड है, ये खाना ही है, तो आप जो गोलियां खा रहे हो उसके साथ खाना खा रहे हो क्या, खाना खा रहे हो इसी टाइप से। ये अभी ये खाने की जगह पाउडर में है या ये कैप्सूल में है, ऐसा बोल के आपको समझाना पड़ेगा। यू आर नॉट डॉक्टर, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, मैं कैसे भरोसा करूं तुम पे भाई, तुम तो डॉक्टर हो ही नहीं। वापिस जो डॉक्टर है उनके बारे में बहुत पूछो, बुक बताओ, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सुना है क्या, जो डॉक्टर है। दूसरा, आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि रामदेव बाबा जी डॉक्टर नहीं है, बालाजी तांबे हमारे महाराष्ट्र में पॉपुलर नाम है, वो डॉक्टर नहीं है, इनका बैकग्राउंड अलग है, फिर भी वो इतना बड़ा हेल्थ का प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, हेल्थ का इतना बड़ा उनका ये है, चलो ठीक है। और एक चीज बोल सकते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं मेरे डॉक्टर होने की, क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट का रिसर्च जिन्होंने किया है ना, वो डॉक्टर छोड़ो, डॉक्टर के ऊपर एक स्टेप, वो साइंटिस्ट है। क्या जरूरत है हमें डॉक्टर होने की, हमारा काम उन्होंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, बहुत टेस्टेड और बहुत ट्रायल है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं थोड़ी आपको ये कर रहा हूँ, ये तो कंपनी दे रही है ना, कंपनी के ऊपर तो ट्रस्ट करो, जो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, जिसका बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है, और हम थोड़ी आपको दवा दे रहे हैं। जहां पे आपको डॉक्टर के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, वहां पे उतने प्रॉब्लम्स है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन आपने अगर सुना नहीं तो वो पढ़ो, और इतने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, यहाँ पे तो हम आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहे। तो इस तरीके से वापस मुझे भी ऐसा लगता था ये चीजें जो दे रहे हैं उनका डॉक्टर होना जरूरी है, फिर मैंने उसके बारे में स्टडी किया और फिर मुझे ऐसा लगा। जो आपको वो स्टोरी बनानी पड़ेगी, हर जगह आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी। यू आर नॉट डॉक्टर, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। अच्छा, ये रिपीट हुआ शायद, सॉरी। आई एम डायबिटिक, इज देयर शुगर इन प्रोटीन बिकॉज इट टेस्ट स्वीट्स। मतलब क्या कि आपका जो प्रोटीन पाउडर है ये थोड़ा मीठा लगता है, मैं तो डायबिटिक हूं, क्या इसमें शक्कर डाली है। तो उसको बोलो वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आप बहुत होशियार हो, आपको टेस्ट बहुत अच्छी समझ में आती है, लेकिन चिंता की कोई विषय नहीं है, क्योंकि इसमें सुक्रालोज है जो सेफ है, आप डायबिटिक लोगों के लिए सेफ है, ये आपका इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता है। वापिस अगर जरूरत पड़ी तो फिल फाउंड यूज कर सकते हैं। आई एम गेटिंग दिस ऑन Amazon, मुझे Amazon पे मिलता है, फिर आपको बताना पड़ेगा, वहां पे एक्सपायर्ड आ सकता है, फेक आ सकता है, कंटेमिनेटेड आ सकता है, नकली है, मनी बैक गारंटी नहीं, रिटर्न पॉलिसी नहीं। हमारा मनी बैक गारंटी, रिटर्न पॉलिसी सब के साथ आता है, तो मर्जी आपकी, आपकी सेहत के लिए आप कुछ कहीं से भी डालोगे क्या। उसके बाद फॉलोअप के ऊपर आते हैं, प्रोबेबल कस्टमर्स। आपको जो भी फॉलोअप करना है, इसमें देखो प्रोबेबल कस्टमर्स रहेंगे, जो आपके कस्टमर्स बनने वाले हैं उनका एक लिस्ट रहेगा। रिपीट कस्टमर्स, मतलब जो आपके पास से ले रहे हो आपके रिपीट होने वाले। और जिसका तीसरा है कॉल करके रिजल्ट प्लस माइनस। अभी प्रोबेबल कस्टमर्स मतलब क्या, जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, जिसको आपने कभी तो प्रोडक्ट बताया, उनका एक आपका ब्रॉडकास्ट लिस्ट होना चाहिए व्हाट्सएप का, जिनका आप फॉलोअप ले सको, डायरेक्टली नहीं, टेक्नोलॉजी के थ्रू। जो रिपीट है उनका भी फॉलोअप ले सको टेक्नोलॉजी के थ्रू, कॉल करके, और लोगों को पूछ के प्लस माइनस कुछ हो रहा है क्या, प्लस भी हो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, काउंसलिंग करते जाओ। इसलिए फॉलोअप जरूरी है। हम डर जाते हैं सवाल पूछ, हम उसे डर जाते हैं, कॉल करूंगा और उसने बोला मेरे को ये हुआ वो। आप डरते क्यों, आप पहले ही क्यों सोचते हो प्लस माइनस हो रहा है, आप कॉल नहीं करते। और सबसे पहला सवाल जो पूछना चाहिए वो ये नहीं कि रिजल्ट आया क्या, ये पूछो उसने शुरू किया क्या नहीं। अच्छा, सिंगल प्रोडक्ट को भी डिलीवर करो, समय पे डिलीवर करो, जिसके रिजल्ट आ रहे हैं उसके वीडियो रिजल्ट के शूट करो, शेयर करो अपने ग्रुप्स में, अपने लोगों को बताओ, हर बार वो लोगों को ये करो। और रेफरेंस के लिए पूछो, हमें पूरे देश में ये पहुंचाना है, रेफरेंस पूछने पड़ेंगे, जिसको अच्छा लगा उससे बोलना पड़ेगा, भाई तेरे 2-4 लोग बता जो ये प्रोडक्ट ले सकते, तेरे को जैसा रिजल्ट आया वैसे टाइप के उनको रिजल्ट आएंगे। कुछ डूज एंड डोंट्स, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी है, ओवर सेलिंग नहीं करना है, जितना हमने बोला है वही बहुत है, उससे ऊपर आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको समय पे पहुंचना है, सही प्रोडक्ट देना है, अपने पास जो स्टॉक है इसलिए कुछ भी चिपका दिया, ऐसा नहीं करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पहले खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए,
इफ यू आर रिकमेंड, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, आप एक ग्रेट जॉब कर रहे हो। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ योर यूजर्स, आपके यूजर्स का रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन टू आस्क इन फॉलोअप इज यू हैव स्टार्टेड, आपने शुरू किया क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग 1 तारीख पूर्णिमा या बर्थडे या कुछ ना कुछ के इंतजार में रहते हैं, इसलिए शुरू नहीं करते। पहला सवाल ये होना चाहिए, शुरू किया क्या? शुरू करते हुए कोई दिक्कत आ रही है क्या? पहले से कितना बेहतर लग रहा है? टू स्टार्ट सेलिंग यू शुड नॉट नो मोर देन बायर, लेट योर बायर बी डॉक्टर। मतलब आपको बेचने के लिए बायर से ज्यादा पता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी बीमारी का डॉक्टर है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर भरोसा करके उसको सिर्फ आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वही देनी है। एंड एक चीज भूलना नहीं है, हम सब लोग किसी भी हालत में सबको कन्विंस नहीं कर सकते। अभी आते हैं सेशन, थोड़ा लंबा हो रहा है, सॉरी, मुझे भी पता नहीं, पहली बार ले रहा हूँ इस फॉर्मेट में। मैंने फिर भी इसके 2 पार्ट किए, ऐसा लग रहा है ये 3 पार्ट वाला है क्या। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। थोड़ा आपका स्टेमिना बढ़ गया अभी मुझे सुनते सुनते, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और फिर भी आपको जो डिले हो रहा है उसके लिए सॉरी करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखो इजी डिटॉक्स जो है ये आपको हफ्ते में 1 या 2 बार कम से कम लेना ही लेना है। ये न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है। न्यूट्रीलिवर जो है वो 90 दिन का कोर्स करना है पूरे साल के अंदर। 3 महीना कोई भी, मतलब मान के चलो हमने जनवरी फरवरी मार्च न्यूट्रीलिवर ले लिया, अप्रैल मई जून न्यूट्री हार्ट ले लिया, इस तरीके से आपको रोटेशन करना है, फिर अगले साल लेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेंस वेलनेस, वुमेन्स वेलनेस, इन्हें भी 90 डेज रखना है। मतलब 3 महीना अपने फीमेल है तो वुमेन्स वेलनेस, मेन है तो मेंस वेलनेस। और इसमें एक चीज याद रखनी है, आपको वुमेन्स वेलनेस आफ्टर 45 मंथली साइकिल रुकने के बाद लेने की जरूरत नहीं है। आई केयर रेगुलर लो। हमारा स्क्रीन, मैंने कल ही बताया आपको, हमारा स्क्रीन टाइम नहीं देखना है अभी, हम स्क्रीन को छोड़ के कितना टाइम रहते हैं ना वो देखना पड़ रहा है। इतनी नौबत आ गई है तो आई केयर लेना पड़ेगा। इम्यून प्लस 3 महीने में 1 बार, पूरा 1 महीने के लिए लो, यानी ऐसा आप साल में आप उसे 4 बार तक ले सकते हो, 3 से 4 बार तो ले सकते हो। डी स्ट्रेस आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको नींद की समस्या है, स्ट्रेस है, या मैं सजेस्ट करूंगा आई केयर साथ में इनिशियली लो, या उसे भी 3 महीने में 1 बार ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपको लग रहा है थोड़ा दिक्कत है या आपको बहुत कम लेट सो रहे हो, नींद कम मिल रही है, उस पर्टिकुलर पीरियड में ले सकते हैं। जॉइंट केयर 3 महीने में 1 बार वापस उसका कोर्स करो। और ये पूरे साल में अगर ये सब कुछ भी यूज करते हैं ना तो पूरे साल में 24,000 एमआरपी आता है, जिसके ऊपर डिस्काउंट करोगे तो 17,000 रुपया। 17,000 को डिवाइड करोगे 365 दिन से तो रोज का 46 रुपीज आता है। बहुत हो रहा है, रीजनेबल है, कैसा लगता है 46 रुपीज पर डे? इतना 6 लाख करोड़ का बॉडी संभालने के लिए, क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, उसके लिए बाइक के लिए हम कितना करते हैं साल को खर्चा, जो सिर्फ 15 साल चलेगा, जिसको रोज का 2 घंटा यूज करते हैं, जो कितना किलोमीटर चलेगा इसका गारंटी है क्या? हमारा बॉडी अब तक कितना किलोमीटर घुमा रहेगा? ये गाड़ी, किसी के पास कार रहेगा उसके लिए कितना खर्चा करते हो? किसी का घर रहेगा, घर का टैक्स, घर का मेंटेनेंस, उसके लिए कितना खर्चा करते हो? 30 साल भी अगर इन्वेस्ट करते हो ना, साल का 36,000। मैंने प्रोटीन पाउडर नहीं पकड़ा था 17,000 में, अगर प्रोटीन पाउडर पकड़ते हैं तो 17,000 को और प्रोटीन पाउडर के पकड़ो, 36,000 भी लगाते हो, 30 साल लगाते हो तो 10 से 15 लाख जाएंगे। बहुत लग रहे 10 से 15 लाख 30 साल में, तो थोड़ा प्राइसिंग देखो। नी रिप्लेसमेंट का 4 लाख रुपया अभी खर्चा है, 5 साल बाद 7.5 लाख होने वाला है, 10 साल बाद 14 लाख और 20 साल बाद 55 लाख लगेगा। आपका जब टाइम आएगा ना नी रिप्लेसमेंट का तो सिर्फ उसमें 55 लाख चले जाएंगे। हिप रिप्लेस करना है तो उसमें 40 लाख लगेंगे, हार्ट के लिए 48 लाख लगेंगे, क्योंकि आपका तो अभी सब यंग हो मेरे ख्याल से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, मेरे जैसे हो ऐसा मान के चलता हूं। तो आपका टाइम आएगा तो कितना कितना किस किस में पैसा लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हो 4 करोड़ लोग पूरे भारत में महीने का ये बिल भर के गरीब हो रहे, बीमारियों का बिल भर के। 1000 में से 50 लोग जो है उनको मतलब हॉस्पिटल भी ठीक से नहीं मिल रहा है, आउट ऑफ एवरी मतलब अच्छे से हॉस्पिटल पे लेके भी नहीं जा सकते क्योंकि पैसा इतना लगता है। और बहुत मुश्किल हालत है अगर इसको अवॉइड करेंगे तो। अभी डिजीज वाइज क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं है। अस्थमा है तो इम्यून प्लस, नेचुरल प्लस, और बच्चों के लिए चॉकलेट देना है। अभी डोसेज मैंने हर सेशन में बताया है। एनीमिया है तो इम्यून प्लस, नेचुरल मसाला मिल्क। ब्लड प्रेशर है न्यूट्री हार्ट, डी स्ट्रेस, इम्यून प्लस। जॉइंट प्रॉब्लम है तो जॉइंट केयर, मस्कुलर, नेचुरल प्लस। अभी यहाँ पे वेलनेस जो लिखा है, वेलनेस का मतलब क्या है? अगर फीमेल है तो वुमेन वेलनेस जाएगा, मेल है तो मेंस वेलनेस जाएगा। अगर फीमेल अबव 45 है तो वहां पे वुमेन्स वेलनेस देने की कोई आवश्यकता
नहीं है, लेकिन वहां पे आप इम्यून प्लस जरूर ऐड कर सकते हैं अबव 45 में। डायबिटीज वाला है तो लाइफस्टाइल प्लस, न्यूट्रीलिवर, नेचुरल जाएगा। उसमें आप मेंस वेलनेस भी ऐड कर सकते हो, क्या अच्छे रिजल्ट्स के लिए ऐड कर सकते हो। इंडाइजेशन है, डिटॉक्स, न्यूट्रीलिवर, नेचुरल। और ऊपर मैंने लिखा है डिटॉक्स इज कॉमन बट कस्टमाइज। कस्टमाइज का मतलब क्या है? पर्सन टू पर्सन, किसी को रोज गोली लगेगा, किसी को हफ्ते में 1 बार 2 बार, अपने अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। थायराइड में लीवर, नेचुरल वेलनेस। उसके बाद वेट गेन है तो इम्यून प्लस, नेचुरल। अब और फैट लॉस है तो न्यूट्रीलिवर, फ्लेक्चुला। लेकिन यहाँ पे लिखा है मैंने स्टार करके, डाइट किसी को फैट लॉस नहीं होगा। आंखों के लिए आई केयर, डिस्ट्रेस, पीसीओडी पीसीएस की समस्या है तो वापस वहां पे आपको लगेगा मसाला मिल्क और वुमेन्स वेलनेस, जो हमने हमारे वुमेन्स हेल्थ के सेशन में भी देखा था। उसके बाद कार्डियक प्रॉब्लम किसी को है तो न्यूट्री हार्ट, इम्यून प्लस, वेलनेस, नेचुरल। इनफर्टिलिटी की कोई समस्या है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को चालू करना पड़ेगा, तो डिस्ट्रेस, वेलनेस, बोथ विथ नेचुरल। लेकिन डिटॉक्स कॉमन है तो वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो लगने वाला है। उसके बाद है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, जिसमें आपको किसी को मोस्टली मेल को ज्यादा प्रॉब्लम्स है, फीमेल्स में अगर रहेगा तो वुमेन्स वेलनेस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूट्री हार्ट, डिस्ट्रेस, नेचुरल एंड मेंस वेलनेस। तो इतना सब करके एक चीज बोलूंगा, शायद आपकी बीमारी पर नहीं लेकिन आपकी जिंदगी पर तो कंट्रोल जरूर होगा जब आप न्यूट्रिशन रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करोगे। जाते जाते एक छोटी स्टोरी बताऊंगा और यहाँ पे हम सेशन खत्म करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है रिलेटेड टू सेशन। देखो, एक बंदा था जिसने सोचा था पूरे कंट्री को बदलेगा। अभी ये मैंने इतना बढ़िया आपको ट्रेनिंग दिया, अभी मैं ही खुद बोल रहा हूँ बढ़िया दिया, स्पीकर भी बोल रहे हैं, लेकिन मैंने इस ट्रेनिंग को सुना है, रिपीट मोड पे सुना है, मुझे भी लगा बहुत अच्छा ट्रेनिंग जा रहा है। तो ऐसा ही आपको भी अंदर एक से मोटिवेशन आ गया कि यार पूरी दुनिया बदलनी है ना, पूरे देश को बदलना है। अभी मैंने भी जिम्मा ले लिया है, मैं भी अभी बनूंगा नेचुरल का चैंपियन, मैं बदलूंगा इस पूरे देश को, सबको नेचुरल घर घर पहुंचाऊंगा। ऐसा करके एक बंदा निकला, उठ गया सबको बताने के लिए, हर एक जगह घूमने लगा, जम्मू से लेके कश्मीर तक, है ना, गुजरात से लेके कोलकाता तक, हर जगह घूमने लगा, हर जगह प्रोग्राम लेने लगा, हर जगह के लोगों को बताने लगा नेचुरल खाओ, बहुत अच्छा रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, ये होता है, वो होता है, हमारे देश की बहुत बड़ी बड़ी बात है, सब कुछ बताने लगा। वो पूरी दुनिया को बदलने की बात करने लगा। हाँ, लेकिन शुरुआत उसने इंडिया से की, चलो है ना, बात करते। फिर कुछ दिनों बाद उसे समझ में आया यार कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, कोई मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यार। तो उसे लगा कि उसका जो एरिया था वो शायद उसने बड़ा सिलेक्ट किया। तो वो बोला वो जिस स्टेट का है, जैसे अगर मैं खुद की बात करूं प्रमोद बड़ीगर, तो उसने सोचा यार बहुत बड़ा होता है, चलो महाराष्ट्र से शुरू करते। तो वो महाराष्ट्र में जितने गांव है, जितने अलग अलग सिटीज है, उसमें घूमने लगा और वहां पे वो प्रोग्राम लेना चालू किया। उसने वहां पे बताना चालू किया, ये करो वो करो, ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब जो मोटिवेशन है सब देना चालू किया। फिर वो थोड़े दिन बाद देख रहा है यार मेरे कोई सुन ही नहीं रहा है, इतना अच्छा मैं बता रहा हूँ कोई सुन नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है। फिर उसे लग गया कि यार वो स्टेट भी बड़ा हो गया। उसने सोचा अभी प्रमोद बड़ीगर कहाँ से, पूना से, चलो फिर पूना का जो एरिया है ना बस उसके ऊपर काम करते हैं। उसने बोला नहीं अभी सिर्फ पूना में हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। फिर पूना में जितने पिन कोड्स आते हैं, जितने छोटे छोटे वहां पे छोटे छोटे नगर्स आते हैं, वहां पे उसने जाके प्रोग्राम लेना चालू किया, सबको बताना चालू किया। और फिर भी उसने देखा रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं है। उसको समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्यों रहा है, मैं तो इतना अच्छा बता रहा हूँ, वो कंफ्यूज, जैसे वो सोच रहा है वैसे वो भी सोच रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, मैं हर एक को जाके बता रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, लेकिन कोई मानने को ही तैयार नहीं है। उसके बाद उसने सोचा यार मेरे को लगता है ये पूरा सिटी भी बड़ा हो गया, मैं क्या करता हूँ, मैं जहां रहता हूँ ना उस एरिया में काम करता हूँ। उसने सोचा यार चलो पिंपरी चिंचोड़, चलो पिंपरी चिंचोड़ में काम करेंगे, वहां पे हर एक बंदे को जाके बताएंगे। वहां पे वो हर एक सोसाइटी में घुसने लगा, हर एक इसको बताने लगा, सबको बताने लगा। फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं, उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है यार। फिर उसने सोचा शायद ये भी एरिया बड़ा हो गया। उसने सोचा अभी मैं वो जहां रहता है उस सोसाइटी में बताना चालू करूंगा। तो उसने वो सोसाइटी में चालू किया, फिर भी कोई सुन नहीं रहा। फिर तो वो टेंशन में आ गया। फिर उसने अपने घर में बोलना चालू किया, चलो घर से शुरू करते। सबसे बुरी बात, उसके घर वाले भी उसकी सुन नहीं रहे। फिर तो बंदे को टेंशन आ गया, करे तो क्या करे यार, कोई मान नहीं रहा है, मतलब क्या करूं, इतना अच्छा नॉलेज है, इतना सब कुछ अच्छा है, सब प्रूवन है, सब फैक्ट है, सब कुछ इंटरेस्टिंग है, बता रहा हूं सबको, क्यों नहीं सुन रहे, क्यों मान नहीं रहे मेरी बात। फिर उसने सोचा खुद को बदलते। पहले शुरू किया खुद से, उसने खुद ने नेचुरल मोड लेना चालू किया, खुद ने सब कुछ सही से फॉलो करना चालू किया। और फिर देखने लग गया उसकी बॉडी में जो रिजल्ट आया, उसकी बातों में जो वजन आया, उसका जब सुनने के बाद सब लोग उसके दीवाने हो गए, सब लोग उसको फॉलो करने लगे। पहले बदलाव हुआ, उसकी फैमिली उसके साथ चेंज हो गई।
फिर वो फैमिली को देख के वो सोसाइटी बदलने लग गई, फिर वो सोसाइटी को देख के वो एरिया बदलने लग गया, फिर वो एरिया को देखते देखते वो सिटी बदलने लग गई, और वो सिटी को देख के स्टेट में चेंजेस आ गए, और वो स्टेट को देख के वो कंट्री चेंज हो गया। तो एक बात याद रखो, शुरुआत खुद से, पहले अंदर से फिट खुद से, पहले सब कुछ खुद से, दूसरों के ऊपर ट्राई करने से पहले हर एक चीज की शुरुआत खुद से। विद दिस, थैंक यू ऑल, आपने हमें इतना प्यार दिया, और थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, एंड विश यू सेहत, बरकत, मुस्कुराहट थ्रू नेट्स अप।